हे गाइस, तो मैं स्वागत करता हूं आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो मेरा नाम है सक्षम महाजन और मैं सिविल इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में। तो पिछले कुछ वीडियोस में आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि भैया एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ सीएससी डिपार्टमेंट के ऊपर। तो यस, आप एक सही वीडियो में पहुँच चुके हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होंगे कि क्या सीएससी करनी चाहिए एमएमयू से, कि प्लेसमेंट्स कैसी हैं, प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कैसे करें अपने आप को 4 सालों के रिलेटेड, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी मैं आपको बताऊंगा। तो यार इस वीडियो में हम जो भी बातें कर रहे होंगे तो वो बिल्कुल ऑनेस्ट है और वो ऑन हैंड एक्सपीरियंस है मेरे जितने भी सीनियर दोस्त थे जो सीएससी डिपार्टमेंट से पास आउट हुए थे इस साल और जो आज के दिन पे एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रहे हैं प्लेसमेंट लेके। तो ये सब उन्हीं के आंसर्स हैं, तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि एमएमयू में सीएससी डिपार्टमेंट का आपका 4 सालों का एक्चुअल में खर्चा कितना आएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की फीस की बात करें तो तुम्हारी रहेगी 1,41,500 रुपीज़। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो तुम्हारी फीस रहेगी 1,44,850 रुपीज़। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो तुम्हारी फीस रहेगी 1,52,715 रुपीज़। और अगर फोर्थ ईयर की बात करें जो कि तुम्हारा फाइनल ईयर होगा सीएससी में, तो वो तुम्हारी फीस रहेगी 1,61,130 रुपीज़। तो यार जो तुम्हारा खर्चा होगा 4 सालों का ट्यूशन फी पे सिर्फ महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में, वो भी सीएससी डिपार्टमेंट के लिए, तो वो लगभग 6,10,000 रुपये के आसपास रहेगा। और हाँ, ये 6 लाख रुपए में हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है, मेस फी इंक्लूडेड नहीं है। और अगर आपको उनके चार्जेस के बारे में पता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हो। तो जिस चीज़ की हर एक फ्रेशर को बहुत देर से इंतजार था कि सीएससी डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट्स कैसी हैं, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि सीएससी डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट्स कैसी हैं। तो देखो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब। देखो सीएससी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर हम उसको कंपेयर करें ना सिविल इंजीनियरिंग के साथ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ, बायोटेक्नोलॉजी के साथ, बीसीए के साथ, बीबीए के साथ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्रूटर्स जो आती है ना, जो कंपनीज आती है ना, तो वो सीएससी के बच्चों के लिए ज़्यादा आती हैं। सीएससी के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आती हैं। और ये मैं चीज़ इतने दावे के साथ क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा रूममेट था वो मेरा सीनियर था और वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी था। तो मैंने उसके हाथ में देखे हुए हैं कि उसके पास कितने जॉब ऑफर्स थे जब वो पास आउट हुआ था इस साल। मोर इम्पॉर्टेंटली उसी के साथ जो उसके दोस्त थे, तो वो भी मेरे बहुत अच्छे खासे दोस्त थे जिनके साथ मैं जिम वगैरह किया करता था। तो मुझे पता है कि सीएससी के बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। तो 4 सालों के बाद अगर हम बात करें कि क्या आपके पास ज़्यादा जॉब ऑफर्स होंगे अगर हम दूसरी किसी स्ट्रीम के साथ कंपेयर करें एक सीएससी के बच्चे को, तो यस, सीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। तो जैसे अगर स्क्रीनशॉट की बात करें तो ये मेरे सीनियर का है, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि अगर जैसे पढ़ाई की बात करें तो मोस्टली खुद ही करनी है भाई, सिर्फ सिलेबस के भरोसे नहीं रहना है। टीचर बस सिलेबस कंप्लीट करने की सोचते हैं, वो नहीं करना है हमें। अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट्स आर रियली गुड नंबर ऑफ कंपनी कम्स, ऑलमोस्ट एवरीवन हैव मोर देन 3 और 4 ऑफर्स। देखो यार, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट में पढ़ा, तो ये मेरे सीनियर्स के वर्ड हैं और उन्होंने भी यही चीज़ कही है कि जब आप पास आउट होगे तो आपके पास 3-4 जॉब ऑफर ज़रूर होंगे। तो आप सोच सकते हो कि एमएमयू की प्लेसमेंट्स व्हेन इट कम्स टू सीएससी डिपार्टमेंट कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये स्क्रीनशॉट मेरे दूसरे वाले सीनियर का है, उन्होंने ये चीज़ कही है, द स्टडी कोर्स इज़ वेरी गुड हेयर एज द डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफर यू अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस फील्ड्स। तो इनका ये मतलब है कि जो तुम्हारा स्टडी कोर्स है तो वो तुम्हें डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करने का मौका देता है, जिसकी वजह से एंड ऑफ द ईयर में जाके तुम्हारे पास अच्छे खासे जॉब ऑफर्स रहेंगे। इन्होंने एक और चीज़ कही है कि इफ़ यू टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स इन माई बैच, देर वर अराउंड 90% स्टूडेंट्स प्लेस्ड विद अ गुड पैकेज एंड द वंस हु वर नॉट प्लेस्ड हैड सम अदर प्लान्स। तो इनका ये मतलब है कि जो इनके बैच में बच्चे थे तो 90% बच्चों के पास प्लेसमेंट्स थे, और जिन बच्चों के पास प्लेसमेंट्स नहीं थे तो वो इस वजह से नहीं थे क्योंकि उनके कुछ और प्लान्स रहे होंगे। शायद से किसी का प्लान हो मास्टर्स करने का, शायद से किसी का अब्रॉड जाकर पढ़ने का प्लान हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। शायद से उन्होंने खुद जानबूझ के प्लेसमेंट नहीं लिया हो, लेकिन 90% बच्चों के पास प्लेसमेंट्स थे। और इन भैया ने साथ में एक और चीज़ कही है कि सो आई कैन डेफिनेटली से दैट कॉलेज ऑफर्स यू अ पूल ऑफ अपॉर्चुनिटी लाइक दिस टाइम सम ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन एज वेल। इस साल कॉलेज में सीएससी के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनकी अमेजॉन में भी प्लेसमेंट हुई है, जिनकी माइक्रोसॉफ्ट में भी प्लेसमेंट हुई है। और ये चीज़ इस वजह से पॉसिबल हो पाई है क्योंकि कॉलेज को भी रिसेंटली अपग्रेडेशन मिला हुआ है A++ ग्रेड के अंदर। तो जब से कॉलेज को NAC A++ का ग्रेड का अपग्रेडेशन मिला हुआ है ना, तो कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल आ जाता है। और अगर कॉलेज की अच्छी प्लेसमेंट नहीं होगी तो कॉलेज को एक बहुत लॉस हो सकता है। तो इसीलिए कॉलेज का हक बनता है, कॉलेज का फ़र्ज़ है कि वो तुम्हारे लिए अच्छी कंपनीज लेके आए। इसलिए इस बार 2-3 ऐसे बच्चे भी थे जिनका माइक्रोसॉफ्ट के अंदर और अमेजॉन के अंदर भी प्लेसमेंट मैंने होते हुए देखा हुआ है।
फ्रेशर्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन होता है कि भैया एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे, टीचर्स सपोर्टिव हैं कि नहीं है, फैकल्टी मेंबर्स का क्या सीन है, सपोर्ट करते हैं, एग्ज़ाम्स में क्या होता है। तो सीनियर से मैंने बात की हुई थी, तो ये उनका कुछ कहना था फैकल्टी मेंबर्स के लिए। तो उन्होंने कहा हुआ है कि पढ़ाई मोस्टली खुद ही करनी पड़ती है भाई, सिर्फ सिलेबस के भरोसे नहीं रहना है। टीचर्स बस सिलेबस कंप्लीट करने के सोचते हैं, वो नहीं करना है हमें। ऑब्वियस सी बात है, कॉलेज के अंदर टीचर्स के ऊपर ये प्रेशर होता है कि उन्हें सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है बच्चों का, अपने बैच का, तो वो ज़्यादातर ध्यान देते हैं सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए। तो जब आप अपनी कॉलेज जर्नी शुरुआत करोगे तो आपको टीचर्स के भरोसे नहीं रहना है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं खुद से बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। ऑल टीचर्स आर गुड, बस किसी का समझ आता है और किसी का नहीं, मोस्टली खुद से ही करना है वैसे। तो फर्स्ट सेमेस्टर के ख़त्म होने तक ना आपको ये चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी कि टीचर्स के भरोसे नहीं रहना होता है कॉलेज में। खुद ही प्रिपेयर करोगे, खुद ही पास करोगे, खुद ही नोट्स बनाओगे, खुद ही नोट्स अरेंज करोगे, हर एक चीज़ तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। अब दूसरे वाले भैया ने भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हुई हैं फैकल्टी मेंबर्स के लिए। तो वो कहते हैं कि टीचर्स हियर आर वेरी सपोर्टिव एंड जेनरस, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प नॉट ओनली इन एकेडमिक्स बट इन योर हॉस्टल और आउट ऑफ द कॉलेज लाइफ एज वेल। आई लिव्ड इन हॉस्टल एंड रिमेंबर माई मेंटोर वॉज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट माई वेल बींग। तो अब जैसे ये कहते हैं कि इनके मेंटोर ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी जब ये अपने हॉस्टल में भी रहते थे। तो जो आपके मेंटोर्स होंगे, आपके टीचर्स होंगे, आप उनसे अगर पूछोगे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी तो वो आपको आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल गाइडेंस में आपकी मदद करेंगे। और ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में रहते रहते, क्योंकि जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया था तो मेरी एक मैम हुआ करती थी, शायद से BEE हमारा सब्जेक्ट था, उसकी एक मैम थी प्रियंका मैम। तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो यस, हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है MMU में। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की ही बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की, तो जो हमारी HOD मैम है तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है स्टूडेंट्स के लिए। एक हमारे सर हैं जिनका नाम है राहुल ग्रोवर सर, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है व्हेन इट कम्स टू लाइक हेल्पिंग स्टूडेंट्स। हाँ, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं बच्चों को। तो यार मैं ऑनेस्टली ये चीज़ कह रहा हूँ कि फैकल्टी मेंबर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एंड ऑफ द डे में बात यही आती है कि अगर तुम एटीट्यूड के साथ रहोगे तो टीचर्स भी तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। अगर तुम अच्छे से ट्रीट करोगे उन्हें तो वो भी तुम्हें अच्छे से ही ट्रीट करेंगे। अब ये तो तुम्हें बता दिया कि प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, लेकिन प्लेसमेंट्स अच्छे होने से और ज़्यादा कंपनीज के आने से ये मतलब नहीं होता है कि तुम 4 सालों के बाद एक अच्छा प्लेसमेंट अपने साथ लेके जा रहे होगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें तुम्हें इस सिस्टमैटिक वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, स्किल्स को अपनी कैसे डेवलप करेंगे। अब कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो मेरे सीनियर्स ने मेरे को बताए थे CSE स्टूडेंट्स के लिए कि वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं तुम्हें वो बता देता हूँ कि जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक गूगल डोंट डिमांड दैट यू नीड टू बी ए वेब डेवलपर और एंड्रॉइड डेवलपर। तो ये चीज़ कहते हैं कि जितनी भी कंपनीज आएंगी ना, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है गूगल का, तो ये कहते हैं कि वो डिमांड नहीं करती हैं, वो चाहती नहीं है कि जो बच्चा हो वो वेब डेवलपर हो या फिर एंड्रॉइड डेवलपर हो। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम्हें बेसिक CS की नॉलेज हो कि जैसे ऊप्स क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, डेटाबेसेस क्या हो गया। मोर इंपॉर्टेंटली वो ये चाहती हैं कि तुम्हें DSA आता हो। DSA का ये मतलब होता है कि तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता हो। अब DSA बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल टर्म है। अब टू बी ऑनेस्ट मैं एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता है। टेंशन मतलब आने वाले टाइम में मैं CSE स्टूडेंट्स के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन करवा दूंगा जो तुम्हें ये टेक्निकल टर्म्स बहुत ही ईजी वे में समझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सीनियर्स ने एक चीज़ ऐड ऑन की हुई है कि DSA को प्रैक्टिस ज़रूर करना। स्टार्ट फ्रॉम GFG, गीक फॉर गीक शायद से कोई टर्म होगी, उसे लर्न करो और उसे प्रैक्टिस करो ऑन अ डेली बेसिस। और अगर तुम्हें DSA आता होगा नो डाउट कंपनी तुम्हें ज़्यादा प्रेफरेंस देगी एज कंपेरेबल टू अदर स्टूडेंट्स जिन्हें DSA नहीं आता होगा। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना। साथ में भैया ने ये चीज़ भी ऐड ऑन की है कि इसके साथ आपको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, तो कोई एक स्किल इज़ गुड टू हैव, कैन बी एनीथिंग लाइक वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, जो अच्छा लगे। एट लास्ट कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग न्यू स्टफ। तो ये भी यही चीज़ कहते हैं कि एक स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, मशीन लर्निंग सीख सकते हो। इन द एंड यही बात आती है कि तुम्हें एज मच चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, तभी जाके तुम्हें वो एक चीज़ मिलेगी जिसके अंदर तुम अच्छे होंगे। अब दूसरे वाले भैया ने ये चीज़ बताई हुई है, आई सजेस्ट न्यू स्टूडेंट्स टू डेफिनेटली एनरोल देमसेल्व्स इनटू डिफरेंट सोसाइटीज बीट एनी एज इट गोना ग्रूम देमसेल्व्स फॉर लाइफ। देखो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि रट्टे मार मार के पढ़ाई कर करके तुम लाइफ के अंदर उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करोगे जितना तुम एक्सपीरियंसेस से ग्रो करोगे। मोर इंपॉर्टेंटली आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अगर आपने खुद को एनरोल करवाया होगा डिफरेंट क्लब्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, जैसे कोडेक्स सोसाइटी हो गई एक, तो वहाँ पर जब आप स्टूडेंट से इंटरेक्शन करोगे ना, अपने सीनियर से इंटरेक्शन करोगे, डिफरेंट टीचर से इंटरेक्शन करोगे ना, तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रो करेगी जो आपको मदद करेगी इंटरव्यू के टाइम पे। तो भैया भी यही चीज़ कहते हैं कि जितना हो सके अपने आप को एनरोल करवाओ सोसाइटीज़ के अंदर। इन्होंने साथ में यही भी कहा हुआ है कि आई हैव गेन्ड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू कम्युनिकेट विच हेल्प्स मी इन जॉब एज वेल।
इन्होंने ये कहा हुआ है कि मेरे को इन सोसाइटी से ये चीज़ सीखने को मिली कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं लोगों से, जो इनको आज इनकी जॉब में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। To stand apart from the crowd, you need to possess extraordinary skills and clubs can be very good option to work upon yourself। तो ये चीज़ कहते हैं कि अगर तुम्हें बाकी स्टूडेंट से अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, और अगर तुम खुद को ऐसे सोसाइटीज़ के अंदर डालोगे तो तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट रहेगा 4 सालों के अंदर, और कंपनीज तुम्हारे ऊपर ज़्यादा तुम्हें प्रेफरेंस देगी। तो ये तुम्हें अपने आप को सोसाइटीज़ के अंदर भी एनरोल करवाना चाहिए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट को पूरा पढ़ सकते हो, लास्ट में इन्होंने यही चीज़ कही हुई है कि ऑल्सो प्लीज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन गाइज, दिस इज योर गोल्डन टाइम, लिव इट टू द फुल। यस, जितना हो सके कंफर्ट जोन के बाहर आने की कोशिश करो इन 4 सालों के अंदर। मैंने अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा बाहर आने की कोशिश की हुई है। मेरे को पहले लोगों से बात करना नहीं आता था, इस कैमरे से बहुत ज़्यादा शर्म आती थी, इंग्लिश बोलना नहीं आता था, लेकिन आज कॉलेज के 3 सालों के बाद तुम मेरे को देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा ग्रो कर चुका हूँ और ऑन अ डेली बेसिस ग्रो भी कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में रहता कि नहीं यार मेरे को तो वीडियो बनाना ही नहीं है, मेरे को तो लोगों से बात करना ही नहीं है, मेरे को इंग्लिश में बात करना ही नहीं है, तो शायद से मैं इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। तो शर्म का जो फैक्टर होता है ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, लोग क्या सोचेंगे, अपने दिमाग में मत लाओ इन सब कीड़ों को और अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालो, तभी जाके तुम ग्रो कर पाओगे। देखो यार, एंड ऑफ द वीडियो में मैं यही चीज़ कहूँगा कि तुम्हें अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कॉलेज सिर्फ तुम्हारे लिए कंपनीज को लेके आ सकता है, लेकिन एक अच्छा प्लेसमेंट क्रैक करना तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि कॉलेज तुम्हें सिर्फ सिखा सकता है, लेकिन तुम क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें सीखती हो कॉलेज टाइम पे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यार ये था एक डिटेल्ड वीडियो सीएससी डिपार्टमेंट के ऊपर। आई होप आपको हर एक चीज़ सही तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट डाउन में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उनको हेल्प करने की। इंस्टाग्राम को मैंने लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर मैं कॉमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है। इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो, मैं वॉइस नोट्स के थ्रू तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आगे ही मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी हेल्प कर चुका हूँ अभी तक। तो ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।